हाबिब जाली साहब का एक शेर है कि वो एक शख्स जो यहाँ तख्ते नशी था, वो जो एक शख्स यहाँ तख्ते नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। हाबिब जाली साहब की ये दो पंक्तियाँ बिल्कुल चरितार्थ करती है एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिनके ऊपर ये दो लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू साहब के लिए, क्योंकि वो अपने आप को आज खुदा से कम भी बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। सुन्नी बहुल इलाका है मालदीव, 98% पॉपुलेशन है वो सुन्नी है। पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मोहम्मद मोइज़ू साहब हैं। जब वो सत्ता में आते हैं उससे पहले एक कैंपेन चलाते हैं मालदीव के अंदर, इंडिया आउट कैंपेन। चाइना के वो एक पिट्ठू हैं, चाइना के इशारों पर वो काम करते हैं। सत्ता संभालने के बाद सबसे पहला वो निर्णय जो लेते हैं वो 75 जो भारतीय सैनिक वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं मालदीव के अंदर, उनको वापस भारत भेजने की बात कहते हैं। एक सर्वे जो होना है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, भारत और मालदीव के बीच में एक तरीके से संयुक्त सर्वे होना है, उसको भी रद्द करने की वो बात कहते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले के जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति रहे मालदीव के, इब्राहिम सोले साहब, वो भारत के साथ एक तरीके से अच्छा दोस्ताना बातचीत वो करते आए थे, लेकिन उनकी जो पॉलिसी थी वो तो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी, और जो मोहम्मद मोइज़ू साहब है इनकी पॉलिसी है इंडिया आउट। लेकिन भारत इन दोनों से इतर बात करना चाहता है, वो कहता है भारत की जो पॉलिसी है वो इंडिया, ओनली इंडिया की बात करते हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मालदीव पर जब भी एक तरीके से संकट के बादल गहराए हैं, हमेशा मदद करने के लिए भारत सबसे पहले आया है। बात अगर हम लोग करें ऑपरेशन कैक्टस की, 3 नवंबर 1988 की अगर हम लोग बात करें, इतिहास के पन्नों को ठीक से पलटने की कोशिश करें तो तारीख है 3 नवंबर 1988। उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, और मालदीव के राष्ट्रपति हैं उस समय के तत्कालीन अब्दुल गयूम साहब। अब्दुल गयूम साहब की भारत की यात्रा है। दिल्ली के एयरपोर्ट से एक विमान उनको लेने के लिए माले पहुंचने की कोशिश में लगा है। बीच में जैसे ही पहुंचने वाला होगा, माले जो कि राजधानी है मालदीव की, लेकिन इस बीच देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी फ़ोन से एक तरीके से संपर्क बनाते हैं अब्दुल्ला गयूम साहब से और कहते हैं कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए मुझे पश्चिम बंगाल मुझे जाना है, आप अगली बार अपनी यात्रा करिए। लेकिन एक और घटनाक्रम माले के अंदर हो रहा है, मालदीव के अंदर हो रहा है कि वहाँ का एक व्यापारी अब्दुल्ला लतूफ़ी और उसका साथी सिक्का अहमद मदद लेते हैं श्रीलंका के चरमपंथी उग्रवादी संगठन प्लोटे का, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के लड़ाकों की मदद से। उनको एक तरीके से सैलानियों की ड्रेस पहना करके स्पीड बोट के ज़रिए वो उस चरमपंथी संगठन के उन उग्रवादियों को, आतंकवादियों को माले पहुंचाते हैं ताकि वहां अब्दुल्ला गयूम जो कि तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं उनका तख्ता पलट किया जा सके। फिर उसके बाद होता ये है कि उनके दिमाग में ये था कि 3 तारीख को, 3 नवंबर 1988 को अब्दुल्ला गयूम भारत की यात्रा पर होंगे और वो वहाँ विद्रोह करेंगे, मौत के घाट उनके मंत्रियों को उतार देंगे और उसके बाद वहाँ तख्ता पलट हो जाएगा। और तख्ते पर कौन बैठने वाला है कि अब्दुल्ला लतूफ़ी जो कि वहाँ का व्यापारी है, सिक्का अहमद, ये तमाम सारे लोग तख्ता पलट करने के बाद वहाँ की सत्ता पर अपने आप को रखेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि अब्दुल्ला गयूम को ये मालूम होता है कि अब उनको भारत नहीं जाना है, लेकिन उनको इत्तला हो जाती है कि ऐसा षड्यंत्र उनके खिलाफ हो रहा है। वो भारत से फिर मदद की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री अपनी बैठक को छोड़ने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं और भारत की जो सैन्य टुकड़ी है जिसको की कमान उस समय दी गई 6 पैरा को दी गई, और उसमें जो कमान जिनको दी गई वो ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा, ब्रिगेडियर वीपी मलिक जो कि बाद में भारत के सेनाध्यक्ष बनते हैं। और एक और पहली बार ऐसा होता है कि ऑपरेशंस में जो एम्बेसडर हैं, उच्चायुक्त हैं मालदीव के, जो कि दिल्ली आए हुए थे क्योंकि अब्दुल्ला गयूम साहब को दिल्ली पहुंचना था, तो उनकी खातिरदारी करने के लिए या उनके एक तरीके से हम कहें कि अगुवाई को देखने के लिए वो वहाँ पहले दिल्ली आ पहुँचे थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब क्या करते हैं कि वीपी मलिक साहब, ब्रिगेडियर वीपी मलिक, ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा और उच्चायुक्त जो हैं AK बनर्जी साहब को वहाँ भेजते हैं। IL-76 के ज़रिए 6 पैरा कमांडो के उन तमाम सारे पैरा कमांडोज को वहाँ भेजा जाता है। माले के नज़दीक हुलहुले एयरपोर्ट्स पर उनको उतारा जाता है। 2 विमान IL-76 वहाँ भेजे जाते हैं। IL-76 वो विमान जो कि लॉजिस्टिक और तमाम सारी चीज़ों को ले जाने के लिए बहुत बड़ा एक विमान होता है,
उसको वहाँ पहुँचाया गया, और जिसकी मदद से भारत के 6 पैरा कमांडोज ने क्या काम किया कि चाहे वो माले हो, चाहे वो हुलहुले एयरपोर्ट हो, और उन तमाम सारे चरमपंथी लड़ाकुओं को मौत के घाट उतारने का काम भारतीय सेना के जवान करते हैं, तख्ता पलट होने से बचाते हैं। भारत उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला गयूम साहब, उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ भारत चलिए, लेकिन अब्दुल्ला गयूम कहते हैं कि मुझे नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज, जो कि वहाँ की सर्विस है, वहाँ तक उनके हेडक्वार्टर तक छोड़ दीजिए। भारत का वो धन्यवाद करते हैं। तो 1988 में तख्ता पलट को बचाने का काम भारत की सेना करती है, भारत उनकी मदद करता है। फिर उसके बाद अगर आगे देखें तो फिर से 26 दिसंबर 2004 में अगर हम लोग आएँ तो फिर से एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन सी वेव्स। और ये सी वेव्स क्यों चलाया गया? क्योंकि 26 दिसंबर को चेन्नई के नज़दीक एक भूकंप आया जिसकी इंटेंसिटी रिक्टर पैमाने पर नापी गई 9.5, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो तटीयवर्ती कोस्टल कंट्रीज़ थी, चाहे वो इंडोनेशिया, टूनेशिया, तंजानिया, थाईलैंड, श्रीलंका या मालदीव्स हों, 55 फीट ऊपर ऊंची समुद्र की लहरें उठती हैं और उन कोस्टल रीजन्स को तबाह कर देती हैं। बहुत सारे लोगों की मौत होती है। मालदीव्स में भी बहुत सारे लोगों की मौत होती है। मालदीव्स चाहता है कि उनकी मदद भारत करे, तो भारत मदद करने के लिए फौरी तौर पर सबसे पहले क्या करता है कि अपना एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट वहाँ भेजता है, इंडियन एयरफोर्स का एक डोर्नियर विमान वहाँ भेजता है। साथ ही साथ 2 एरो एयरक्राफ्ट को वहाँ भेजा जाता है, और साथ ही साथ रसद और बहुत सारी हॉस्पिटल की जो चीज़ें हैं, चाहे वो दवाइयाँ हैं और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को पहुँचाने के लिए INS उदयगिरी, INS मैसूर और INS आदित्य की सहारा लेते हुए वहाँ बहुत सारी फौरी तौर पर मदद की जाती है। तो इस तरीके से भारत ने बहुत कुछ मालदीव्स के लिए मदद करने का काम किया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2014 में अगर देखें तो ऑपरेशन नीर चलाया गया। एकमात्र जो ट्रीटमेंट, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट है, क्योंकि हिंद महासागर के नज़दीक मालदीव्स है, खारा पानी है, फ्रेश वाटर वहाँ नहीं मिलता है, तो वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो माले में लगाया गया राजधानी में, वो फट जाता है, उस पर आग लग जाती है। 1 लाख लोगों को 100 टन पानी की आवश्यकता, पानी का संकट गहराता है। फिर से मालदीव्स भारत से मदद करने की बात करता है। उस समय के तत्कालीन जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी क्या करती हैं, भारत के 3 एयरक्राफ्ट जो कि लॉजिस्टिक ले जाने का काम करते हैं, C-70 और IL-76, इन दोनों विमान की मदद से 1 लाख लोगों को 100 टन पानी चाहिए, लेकिन भारत क्या करता है 324 टन वहाँ पानी पहुँचा देता है। लेकिन उसके बाद 2000 टन पानी पहुँचाने का काम INS दीपक, इंडियन नेवल शिप दीपक और इंडियन नेवल शिप सुकन्या वहाँ जाकर के मदद करते हैं। तो हमेशा भारत मुश्किल दौर में मालदीव्स की मदद करता आया। फिर उसके बाद जब कोविड हुआ तो उसके बाद हम सब लोग ये भी जानते हैं कि वैक्सीनेशन की बात हो, डॉक्टर्स की टीम की बात हो, मेडिकल टीम वहाँ पहुँचती है, पल्मोनोलॉजिस्ट वहाँ पहुँचते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम, बड़ी लैब टेक्नीशियंस वहाँ पहुँचते हैं, वैक्सीन्स जो कि फ्री में भारत ने वहाँ मुहैया कराए। तो बहुत सारी चीज़ें भारत ने हमेशा मालदीव्स के लिए की हैं, हमेशा मालदीव्स की मदद की है। लेकिन वर्तमान में पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के जो नेता हैं मोहम्मद मोइजू साहब देश के राष्ट्रपति बने हैं, वो एक तरीके से इंक्लाइंड है चाइना की नीतियों पर। एक द्वीप भी उन्होंने दिया है चाइना को, एक तरीके से जो कर्जा ले रहे हैं उसके एवज में बहुत सारी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेंगी। लेकिन ये बात अभी मालदीव्स को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही श्रीलंका के साथ पहले चाइना कर चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए, BRI के ज़रिए बहुत सारी अपनी एक तरीके से विंग्स बनाने की कोशिश चाइना ज़रूर करता है, और चाइना हमेशा चाहता है कि भारत के ऊपर निगरानी करने के लिए कोई पॉइंट रहना चाहिए। तो भारत से बहुत ही नज़दीक लक्षद्वीप से केवल 700 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव्स है। मालदीव्स को अगर मदद की आवश्यकता भी होगी तो सबसे पहले भारत मदद करने के लिए आएगा, ये बात मालदीव्स को सोचनी चाहिए। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे को निरस्त करने की बात हो, इससे पहले के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने क्या बात की कि जो GMR था, जो भारत की एक बड़ी कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, उसने वहाँ का एयरपोर्ट, माले का एयरपोर्ट बनाना था, लेकिन उस GMR कंपनी से भी एक तरीके से रिश्ता तोड़ा है, उस एग्रीमेंट को भी ख़त्म किया है। तो भारत से बहुत सारी चीज़ें तोड़ने की कोशिश लगातार तो वो कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अगर 75 सैनिक वहाँ रखे हैं तो इसलिए रखे हैं ताकि जो एयरक्राफ्ट है उनका मेंटेनेंस कौन करेगा। जो डोर्नियर दिया है, जो एरो एयरक्राफ्ट दिए हैं और बहुत सारी जो रसद सामग्री है, उन तमाम सारी चीज़ों के लिए भारत हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो वहाँ पर उन सैनिकों की भी आवश्यकता है, लेकिन मोहम्मद मोइजू साहब चाहते हैं कि उन सैनिकों को वापस भेज दिया जाए।
चाइना के इशारों पर अभी मोहम्मद मोइज़ू साहब काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप में जाकर के केवल एक फ़ोटो शूट किया और उसके बाद मालदीव्स का क्या हाल हुआ कि पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा पर्यटक अभी 2 लाख लोग 2023 में अभी गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर पर्यटक कहीं से जा रहे हैं तो भारत से जा रहे हैं। उसकी जीडीपी में अगर इजाफा हो रहा है तो भारत के जो ये पर्यटक हैं वहाँ जाते हैं, तब जाकर के उसकी जीडीपी बढ़ती है मालदीव्स की। लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम अगर लगातार मालदीव्स करता रहेगा तो उसका क्या हश्र होगा, ये आप सब लोग जानते हैं। भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मालदीव्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे तेल के टैंकर वहीं से होकर के आते हैं। बहुत सारा ट्रेड एग्रीमेंट कॉमर्स का जो है वो भारत अपने ओशन रीजन से करता है, इंडियन ओशन रीजन से करता है। भारत हमेशा चाहता है कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसीज़ के साथ साथ अपने जो नज़दीकी जो देश है उनके साथ एक तरीके से दोस्ताना बातचीत हमेशा बनी रहे। लेकिन अभी मोहम्मद मोइज़ू साहब हैं, उनको हमेशा ये रहता है कि भारत के विपक्ष में कोई बात करनी है। लेकिन इससे पहले की स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए, इससे पहले इब्राहिम सोलही साहब थे, उन्होंने भारत के तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जी को भी वहाँ बुलाया उस समय अपने शपथ ग्रहण समारोह में। और अभी तक मालदीव्स के राष्ट्रपति क्या करते थे, जो भी राष्ट्रपति बनता था अपने सबसे पहला जो दौरा फॉरेन का होता था वो भारत का करता था। लेकिन मोहम्मद मोइज़ू साहब ने भारत को एक तरीके से धता बताने की कोशिश करी और तुर्की की तरफ रुख किया। फिर उसके बाद वो अभी चाइना गए हैं, चाइना के साथ बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने लेने की बात की है। तो अभी अगर पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहेगा मालदीव्स तो उसका क्या हश्र होगा कि बॉयकॉट मालदीव्स के बाद भारत देश का प्रत्येक नागरिक आज कर रहा है। तो पर्यटक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान मालदीव्स को होगा। लेकिन अभी स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भारत अपने दोस्ती संबंध, जो दोस्ताने संबंध है वो हमेशा बना करके बरकरार करके रखना चाहता है। आगे देखने वाली बात है कि मालदीव्स कितनी हद तक नीचे गिरता है या आगे बढ़ता है या दोस्ती बढ़ाता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।